Once again, very good morning to all of you. We were discussing about the physiographic units of India. So physiographic units के ऊपर डिस्कशन चल रही थी हमारी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंडिया को टोटल हमने 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड किया है। लास्ट क्लास में हमने 2 फिजियोग्राफिक यूनिट्स को स्टडी किया था। नंबर 1 इज द हिमालयस माउंटेन एंड नंबर 2 इज द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। हिमालयस माउंटेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेशन करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। सो हिमालयस माउंटेन की अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। So Himalayas mountain stretches over the northern borders of the country from western direction to the eastern direction. It covers the area of Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, running along 2,500 kilometers in length. Himalayas को 3 सब sections में divide किया था हमने। पहले सेक्शन को हम कहते हैं द ग्रेटर हिमालयस, जहां पर हिमालयस की जो हाइट है इट इज मोर देन 6,000 फीट, राइट। माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालयस के एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं एंड ग्रेटर हिमालयस जो है वो जम्मू कश्मीर, लेह एंड लद्दाख के एरियाज, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम के एरियाज को ग्रेटर हिमालयस ऑक्यूपाई करते हैं। नंबर 2 डिवीजन जो हमने पढ़ी थी दैट वाज द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एंड कुल्लू वैली को ऑक्यूपाई करते हैं और इन बेल्ट्स में हिमालय की जो हाइट्स होती है वो 4,000 फीट के आसपास वेरी करती है। बेसिकली इन्हीं एरियाज में सारे हिल स्टेशंस लोकेटेड हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, शिमला। सो दीज आर दी पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। नंबर 3 इज योर शिवालिक। शिवालिक जो है वो सबसे लोएस्ट बेल्ट है, जो कि 1500 की फीट की ऊंचाई के साथ 3000 फीट ऊंचाई पर रेंज करती है एंड चंडीगढ़ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शिवालिक्स, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो शिवालिक के फुट हिल्स पर सिचुएटेड है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट फिजिकल डिवीजन। जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन हमने स्टडी की थी वो था सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल प्लेन्स को हम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स वो एरिया है जहां पर इंडिया का मैक्सिमम इरिगेशन होता है और ये इंडिया की सेंट्रल बेल्ट को ऑक्यूपाई करता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड मेघालय, ये वो एरियाज हैं जो कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर लाई करते हैं। सेंट्रल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो इन्हें इंडो गिंजाटिक, इंडस, रिवर इंडस और रिवर गंगा के नाम पर इन प्लेन्स को हम कहते हैं इंडो गिंजाटिक प्लेन्स। इंडो गिंजाटिक प्लेन्स वो फर्टाइल प्लेन्स हैं जिनका एक्सटेंसिव यूज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? पंजाब और हरियाणा में क्रॉप्स की कल्टीवेशन ज्यादा हो, उसके लिए यहाँ पर अच्छे मेन्योर्स को यूज किया गया था और उस पूरे रेवोल्यूशन को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। सो पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 एरियाज हैं जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, जैसे कि व्हीट, राइस, बार्ले एक्सेट्रा। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। सिमिलरली बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा आर नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड जूट। जूट जो है और राइस की कल्टीवेशन इन एरियाज में होती है। सिमिलरली असम एंड मेघालय आर आल्सो नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। So till now we have covered 2 physiographic divisions of India, which I would like to show you with the help of PPT. So this was the Himalayas mountain, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। And the next is Indo-Gangetic plain, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहते हैं। अगर आप एरो की तरफ देखें तो यहाँ पर 3 बेसिक रिवर है, रिवर इंडस, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा। रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है वो चाइना के एरिया से होते हुए इंडिया के अंदर एंटर होती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो बेसिकली 3 रिवर्स होने की वजह से ये एरिया काफी फर्टाइल है
जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके साथ ये एरिया कवर करता है असम और मेघालय का। सो बेसिकली एक फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल प्लेन है, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं। Are you all clear with the two physical division? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सो नेक्स्ट जो फिजिकल डिविजन्स हम पढ़ने जा रहे हैं, सो नेक्स्ट फिजिकल डिविजन में जरा ध्यान से स्लाइड्स को देखिए। नेक्स्ट फिजिकल डिविजन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज द ओनली डेजर्ट इन इंडिया which is occupied by large number of people। इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे आप मैप में देख सकते हैं एक एरो पॉइंट हो रहा है, ये एरो बताता है लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट। बेसिकली थार डेजर्ट कवर्स द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इट एक्सटेंड्स अप टू सिंध इन पाकिस्तान। थार डेजर्ट का जो एरिया है इट इज वन एंड ओनली डेजर्ट इन इंडिया। और बेसिकली इस डेजर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हम वर्ल्ड के दूसरे डेजर्ट्स की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन रेशियो काफी कम है, लेकिन अगर हम थार डेजर्ट की बात करें सो इंडिया का जो राजस्थान का स्टेट है ये अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर वाटर स्केर्सिटी होने के बावजूद इन एरिया में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो अगर हम थार डेजर्ट की बात करें सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ राजस्थान इन इंडिया और ये जाकर के मर्ज होता है इनटू सिंध इन पाकिस्तान। इसके साथ जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं दिस इज द सैटेलाइट इमेज ऑफ थार डेजर्ट। जो आप येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं विद द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पाकिस्तान, ये एरिया है थार डेजर्ट का एरिया। सो थार डेजर्ट ऑक्यूपाई करता है इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ये जाकर के लास्ट में मिलता है सिंध इन पाकिस्तान। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें दिस इज अ काइंड ऑफ सैंडी डेजर्ट। एक तरीके का सैंडी डेजर्ट है। सैंडी डेजर्ट का मतलब जहां पर सॉइल कैसी है, सैंडी, जिसको हम कहते हैं रेतीली। सो थार डेजर्ट के अंदर बेसिकली सैंडी सॉइल होने की ज्यादा कह सकते हैं रीजन यही है क्योंकि ये एरिया जो है वो लेस रेनफॉल को रिसीव करता है और लेस रेनफॉल को रिसीव करने की वजह से सॉइल में जो मॉइस्चर है वो काफी निकल जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो डेजर्ट है। डेजर्ट एरिया की दूसरी स्पेशलिटी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। डेजर्ट वो एरियाज होते हैं जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑलवेज हायर देन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी जिन एरियाज में पानी का इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है लेकिन रेनफॉल कम हो रही है, ऐसे एरियाज को हम कहते हैं डेजर्ट। थार डेजर्ट की भी अगर हम बात करें तो इन एरियाज में सॉइल सैंडी है। वेजिटेशन की बात करें या क्रॉप्स की बात करें सो यहाँ पर कोई भी एज सच मेजर क्रॉप्स नहीं है लाइक वीट एंड राइस जो कल्टीवेट की जाती हो। बेसिकली इन एरियाज में छोटे छोटे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। और अगर वेजिटेशन की बात करें सो वेजिटेशन इस एरिया में काफी कम होती है, बहुत ही लेस वेजिटेशन होती है। रीजन भी यहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट कम है, तो बारिश अगर कम होगी तो पेड़ पौधे भी कम होंगे। सो रेनफॉल का अमाउंट कम होने की वजह से इन एरिया को हम डेजर्ट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके अंदर ये है कि थार डेजर्ट में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो थॉर्नी एरियाज में होते हैं, थॉर्नी पेड़ पौधे होते हैं। मतलब कैक्टस की स्पीशीज इनमें ज्यादा फेमस है कि जितनी भी कैक्टस की स्पीशीज है वो थार डेजर्ट के एरिया में मिलती है। इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें सो इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान में एज सच कोई भी मेजर रिवर नहीं है, यानी कि राजस्थान के एरिया में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि सारा साल बहती है। लेकिन अगर छोटी रिवर्स की बात करें
ड्यू सीजनल रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा साल ये रिवर नहीं बहती। जिस समय इन एरियाज में रेनफॉल होती है तो वो सीजन होते हैं जून, जुलाई एंड अगस्त। सो जून, जुलाई एंड अगस्त में यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेनफॉल होती है, जिस समय ये रिवर ल्यूनी जो है ये ज्यादा एक्टिव होती है, एंड इट इज वन एंड ओनली रिवर इन थार डेजर्ट, राइट? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Is that clear? Okay. So next जो हमारी डिवीजन है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम थार डेजर्ट के बारे में जान लेते हैं। So स्लाइड्स पे जैसे आप देख सकते हैं, it occupies a major part of राजस्थान and extend up to सिंध in पाकिस्तान। कि इसके अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, सो एरिया वाइज इट ऑक्यूपाइज द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इट एक्सटेंड्स अप टू सिंध इन पाकिस्तान। नंबर सेकंड पॉइंट, इट इज अ सैंडी प्लेन हैविंग लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये वो एरिया है जिसे हम सैंडी प्लेन के नाम से जानते हैं। सैंडी प्लेन का मतलब है जहाँ पर जो एरिया है उसमें सैंडी सॉइल होती है, और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है उन एरियाज की सॉइल बेसिकली सैंडी होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, थॉर्न एंड स्क्रब्स आर बेसिकली फाउंड हियर। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थॉर्न्स यानी कि कटीली झाड़ियाँ और स्क्रब्स यानी छोटे छोटे पेड़ इन एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। और अगर रिवर्स की बात करें, सो ल्यूनी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। Is that clear to you all? Okay, so we are now moving forward with our next classification of physiographic units. So next classification जो हमारी थी उसे हम कहते हैं peninsular plateau। peninsular plateau की अगर हम बात करें, so इंडिया का जितना भी सदर्न पोर्शन है वो पेनिनसुलर प्लाटू के नाम से जाना जाता है। सो पेनिनसुलर प्लाटू वो एरिया है जो साउथ इंडिया को कॉम्प्राइज करता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। नंबर वन इज मालवा प्लाटू एंड नंबर सेकंड इज योर डेक्कन प्लाटू। लेट अस हैव अ लुक ऑनटू द पीपीटी। तो पेनिनसुलर प्लाटू की अगर हम बात करें, सो ये जो आप लाइट ब्राउन कलर का शेडेड एरिया देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लाटू। प्लाटू का मतलब होता है ऐसा एरिया जो हिली है बट इट इज नॉट ह्यूज एज माउंटेन, इसको हम कहते हैं प्लाटू एरिया। सो बेसिकली पेनिनसुलर प्लाटू को भी हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। नंबर वन इज योर मालवा प्लाटू विच लाइज अलोंग गुजरात, और इसके बाद जो सदर्न सेक्शन है यानी पूरा नीचे सदर्न सेक्शन यानी कि सदर्न इंडिया का पोर्शन लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस एरिया को हम कहते हैं डेक्कन प्लाटू। सो बेसिकली इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि पेनिनसुलर प्लाटू की कितनी डिवीजन है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो पेनिनसुलर प्लाटू की अगर हम बात करें, सो नंबर वन इज योर मालवा प्लाटू। मालवा प्लाटू की अगर हम बात करें, सो इसका एरिया लाई करता है बिटवीन विंध्या रेंज एंड अरावली रेंज। यानी ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा गुजरात का सेक्शन है, गुजरात के सेक्शन में यानी वेस्टर्न पार्ट में दो रेंजेस पड़ती हैं। नंबर वन इज योर विंध्या रेंज एंड नंबर सेकेंड इज योर अरावली रेंज। अरावली रेंज के बारे में माना जाता है दैट इट इज द ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन चेन के नाम से जाना जाता है अरावली रेंज को। जैसे हमने जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि हिमालयाज आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन। सो उसी तरीके से अगर अरावली रेंज की बात करें, सो अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन चेन के नाम से जानी जाती है जो इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन को कवर करती है। सो अगर हम मालवा एरिया की बात करें, सो मालवा एरिया पड़ता है बिटवीन योर विंध्या रेंज एंड अरावली रेंज। इट इज अ टाइप ऑफ प्लाटू एरिया।
सो बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेटू। माउंटेन वो एरिया होता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। जब भी हम माउंटेन्स की बात करते हैं सो माउंटेन वो टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स होते हैं जिनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, जैसे 15,000 फीट या 8,000 फीट। सो अगर हम प्लेटू रीजन्स की बात करें सो प्लेटू आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ माउंटेन, लेकिन इनकी जो हाइट होती है ये काफी कम होती है और प्लेटू के जो टॉप का एरिया होता है वो फ्लैट होता है। जैसे माउंटेन्स की अगर हम बात करें सो माउंटेन्स ऊपर से कोनिकल होते हैं, कोनिकल इन द शेप मतलब उनकी एक पीक होती है। लेकिन अगर हम प्लेटू एरिया की बात करें सो प्लेटू एरिया रिलेटिवली फ्लैट होता है ऊपर से, इसलिए हम इनको प्लेटूज कहते हैं। प्लेटूज की जो हाइट होती है ऑफ कोर्स माउंटेन से कम होती है। सो इंडिया का जो सदर्न सेक्शन है वो पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जिसमें से मैंने आपको पहला पोर्शन बताया मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू बेसिकली अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच के सेक्शन को हम कहते हैं, जो कि गुजरात के एरिया से स्टार्ट होता है। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द अर्थ। जैसे हम हिमालयस को यंग माउंटेन कहते हैं, वैसे ही अरावली जो है इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द अर्थ। तीसरी बात अगर हम बात करें मालवा प्लेटू को जो रिवर ड्रेन करती है, ड्रेन का मतलब जो रिवर्स यहाँ से बहती है उनको हम कहते हैं रिवर चंबल, CHAMBEL, रिवर चंबल एंड रिवर सोन, SON। सो यहाँ पर दो बेसिक रिवर्स हैं, रिवर चंबल एंड रिवर सोन। एरिया की अगर हम बात करें क्योंकि माउंटेन एरिया है सो एरिया रफ होता है और एरिया साथ में सैंडी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिनसुलर एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं मालवा प्लेटू की। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को एक बार फिर से स्लाइड्स की तरफ ले जाना चाहूंगी। सो दिस इज द स्लाइड। Malwa Plateau is basically bounded by Aravalli Range in the west and Vindhya Range in the south. मालवा प्लेटू की अगर हम बात करें सो इसके अंदर दो रेंजेस होती है। नंबर 1 इज योर अरावली रेंज एंड नंबर 2 इज योर विंध्या रेंज। अरावली रेंज और विंध्या रेंज का जो सेंटर का एरिया है इनको हम कहते हैं मालवा ट्रैप्स और मालवा प्लेटू। पॉइंट नंबर 2, अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। अगर हम अरावली रेंज की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमालयस को हम यंग माउंटेन कहते हैं, उसी तरीके से अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द अर्थ। पॉइंट नंबर 3, मालवा प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय रिवर चंबल एंड रिवर सोन। मालवा प्लेटू के अंदर दो रिवर्स काम करती है, फर्स्ट इज रिवर चंबल एंड नंबर 2 इज रिवर सोन। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस with the sandy and rocky deserts of राजस्थान। अगर हम आगे बात करें सो अरावली रेंज के आगे जाकर के राजस्थान का एरिया आता है। सो धीरे धीरे ये एरिया जाकर के मर्ज होता है इनटू राजस्थान। Is it clear to you all? Is it clear? Okay. So the next division under Peninsular Plateau is the Deccan Plateau, DECCAN, Deccan Plateau. जो second division है हमारा that is known as the Deccan Plateau. So again Deccan Plateau के बारे में भी हम पढ़ेंगे, but let us start with the map. Deccan Plateaus, this is the extensive map of plateaus of India. जैसे आप इंडियन प्लेटूज की बात कर रहे हैं हम, सो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि अरावली से लेकर के जो विंध्या के बीच का सेक्शन है इसको हम कहते हैं मालवा ट्रैप्स, और मालवा ट्रैप्स अरावली से होते हुए धीरे धीरे मर्ज होता है इनटू द सैंडी एरिया ऑफ राजस्थान। इसके साथ जो सेकेंड डिविजन है हमारी उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो वर्ड है वो बेसिकली वर्ड डेक्कन से आया है। डेक्कन जो है वो द्रविड़ा से इंस्पायर्ड है। द्रविड़ा का मतलब जितना भी इंडिया का सदर्न सेक्शन है
वो द्रविड़ लैंग्वेज को स्पीक करते थे। द्रविड़ इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, वहां से ये वर्ड उठाया गया है डेक्कन। So Deccan has arrived from the word Dravida, and Dravida is a type of language spoken over the southern India. डेक्कन प्लेटू की अगर फिजिकल डिविजन्स की बात करें, सो नॉर्दर्न साइड में डेक्कन प्लेटू को बाउंड करता है विंध्या रेंज, और ईस्टर्न पार्ट में इसको बाउंड करता है छोटा नागपुर प्लेटू। कहने का मतलब डेक्कन प्लेटू की अगर हम अपर लिमिट को डिसाइड करें तो अपर लिमिट में वेस्टर्न साइड में पड़ता है विंध्यास और ईस्टर्न साइड पे पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटू। सो विंध्यास से लेकर के छोटा नागपुर प्लेटू के नीचे का एरिया, सदर्न साइड का एरिया, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। एज द नेम सजेस्ट, डेक्कन कवर्स द सदर्न सेक्शन ऑफ इंडिया, और इन एरियाज में जो हाईएस्ट हिल है उसका नाम है अन्नामलाई हिल्स। सो अन्नामलाई हिल्स जो है, यहाँ पे 7 हिल्स का एक कह सकते हैं 7 हिल्स एक साथ पड़ती है ऑन द वेस्टर्न पार्ट, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट हिल्स है कार्डमम हिल्स। उसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट हिल है उसको हम कहते हैं अन्नामलाई, ANAMALAI। अन्नामलाई हिल्स इज द लार्जेस्ट हिल्स इन डेक्कन प्लेटू। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रिवर्स की बात करें तो अरावली और विंध्या की जब हम बात कर रहे थे मालवा प्लेटू की, तो वहां पर मैंने आपको 2 रिवर बताई, रिवर चंबल एंड रिवर सोर। उसी तरीके से अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें, सो डेक्कन प्लेटू में हमारे पास n नंबर ऑफ रिवर्स है। n नंबर ऑफ रिवर्स मतलब इट इज बेसिकली ड्रेन्ड बाय 6 मेजर रिवर्स। वो 6 मेजर रिवर्स कौन सी है, आपको उसके लिए मैप देखना पड़ेगा। ऑन द वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न पार्ट में आपको 2 ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। सो वेस्टर्न पार्ट में 2 रिवर पड़ती है, रिवर नर्मदा एंड रिवर ताप्ती। Please write down, on the western part there are 2 major river Narmada and river Tapti। आप इसको जरा सा लिख लीजिए अपनी कॉपीज में कि वेस्टर्न पार्ट में we have 2 major river। Point number 1, river Narmada, NARAMADA, and second is river Tapti, TAPTI, और इसको रिवर तापी के नाम से भी जाना जाता है, TAPI। Written? Have you all written? Okay, so there are 2 types of river in the western side, which is known as river Narmada एंड रिवर ताप्ती। अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें सो यहाँ पे n नंबर ऑफ रिवर्स है। सो रिवर 2 साइड्स पे पड़ती है, एक वेस्टर्न साइड पे और एक ईस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें सो वेस्टर्न साइड्स की रिवर को हम कहते हैं रिवर नर्मदा एंड ईस्टर्न एंड रिवर ताप्ती। रिवर नर्मदा एंड ताप्ती आर द 2 rivers which flows from the western side in Deccan Plateau। नेक्स्ट अगर हम ईस्टर्न साइड्स के रिवर की बात करें, काइंडली हैव अ लुक ऑन द पीपीटी। ईस्टर्न साइड्स के रिवर की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न साइड्स में वी हैव 4 मेजर रिवर। रिवर नंबर 1 इज महानदी, दिस वन। नंबर 2 इज गोदावरी, नंबर 3 इज कृष्णा, एंड द लास्ट रिवर इज कावेरी। So total we have 6 major river in the Deccan Plateau, and which are classified as under. On the western part we have 2 rivers, river Narmada and river Tapti, and on the eastern side, which lies along Bay of Bengal, we have 4 major river, river Mahanadi, river Godavari, river Krishna and river Kaveri। Out of 6 major rivers on the Deccan Plateau, river Godavari is the longest river। इन सारी रिवर्स में से जो है वो रिवर गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो कि डेक्कन प्लेटू को कॉम्प्राइज करती है। Are you all clear till now? Yes, ma'am. Okay, so this we have completed one more section of physiographic units of India। अभी आप लोगों ने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू। मैं आपके लिए एक बार पॉइंट्स को रिपीट कर देती हूँ
पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हम पढ़ रहे थे. सो बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्शंस, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू. मालवा प्लेटू की अगर हम बात करें, सो मालवा प्लेटू स्टार्ट्स होता है बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज. विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच का सेक्शन हम कहते हैं मालवा प्लेटू. ग्रेजुअली ये एरिया जाकर के मर्ज होता है राजस्थान में. मालवा प्लेटू के अंदर दो मेजर रिवर है जिसको हम कहते हैं रिवर चंबल एंड रिवर सोन. सिमिलरली डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का एरिया स्टार्ट होता है विद विंध्या रेंज इन द वेस्ट एंड ऑन द ईस्टर्न साइड बाय छोटा नागपुर प्लेटू. जो डेक्कन वर्ड है वो द्रविड़ा से आया है, बिकॉज साउथ इंडिया में जो लोग बेसिकली जो लैंग्वेज बोलते थे दैट इज योर द्रविडियन लैंग्वेज. सो डेक्कन वर्ड वहां से आया है. सो डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें, इसके अंदर 6 मेजर रिवर है. अगर हम वेस्टर्न पोर्शन की बात करें तो वी हैव 2 रिवर्स, रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी और ताप्ती. और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, हमारे पास 4 मेजर रिवर है, रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा एंड रिवर कावेरी. Is that clear now? Okay, so let us move with our next section. The next section and the last section of physiographic units is your islands of India. इंडिया के आइलैंड्स की अगर हम बात करें, अभी तक आपने जितने भी फिजिकल यूनिट्स को पढ़ा वो सारे के सारे फिजिकल यूनिट्स इंडिया के मेनलैंड में लाई करते हैं, राइट? मेनलैंड मतलब कि जो इंडिया का मेजर सेक्शन है. अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया वी हैव 2 आइलैंड्स रीजन. हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं. ऑन द वेस्टर्न पार्ट वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स. ऑन द ईस्टर्न पार्ट we have Andaman and Nicobar Islands, right? So this is our last physical division that we are going to study. So पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की. इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले we have to take a look into the map. So, number 1 is your Andaman and Nicobar Island. आपके राइट हैंड साइड के सामने जो आप एक आइलैंड का मैप देख रहे हो, इसमें मैं सबसे पहले आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ. दिस इज द इंडिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. और इंडिया में हमारे पास 2 आइलैंड है. नंबर 1 इज योर लक्षद्वीप आइलैंड एंड नंबर 2 इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो, दिस इज द एक्सटेंसिव मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें, सो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को माना जाता है वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड्स व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिज्म. टूरिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ब्यूटीफुल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आइलैंड्स फेमस है अपने नेचुरल वेजिटेशन के लिए, और इसके साथ ये आइलैंड्स फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए. जो भी स्नोकलिंग है, स्क्यूबा डाइविंग है, अंडर वाटर डाइविंग है, ये सारी एक्टिविटीज जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो अंडमान और निकोबार में करते हैं. सो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, इट इज अ लार्जर ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये लार्जर ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन आइलैंड्स में 2 आइलैंड कंबाइन है. नंबर 1 इज योर अंडमान आइलैंड and number 2 is your Nicobar Island. So on the northern side पे जो आइलैंड पड़ता है उसको हम कहते हैं अंडमान, और जो सदर्न साइड पे पड़ता है उसको हम कहते हैं निकोबार. अंडमान को निकोबार से अलग करता है एक चैनल जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल. So 10 degree channel is that line, is that imaginary line which divides Andaman and Nicobar. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो टोटल आइलैंड की काउंटिंग है, इसके बारे में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती हैं. कहीं पर लिखा जाता है कि इट इज अ टोटल ऑफ 575 आइलैंड्स, कहीं पर लिखा जाता है इट इज अ टोटल ऑफ 600 आइलैंड्स, और कहीं पर आपको ये भी डेटा मिलेगा इट इज द टोटल ऑफ 700 आइलैंड्स. सो अगर हम इसको टोटली एक कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे लेके जाएं तो 575 को कंसीडर करते हैं दैट इट इज द ग्रुप ऑफ 575 आइलैंड्स. सो टोटल 600 आइलैंड्स का ये ग्रुप है.
जिसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू अंडमान एंड निकोबार। ये टोटल 600 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें से 36 आइलैंड ही इनहैबिटेड है बाय द ह्यूमंस, यानी सिर्फ 36 आइलैंड ऐसे हैं जिनमें ह्यूमंस रहते हैं। रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वेकेंट, इनमें ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ये आइलैंड्स बेसिकली जाने जाते हैं अपनी नेचुरल और सीनिक ब्यूटी के लिए। और अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, यूटीज के नाम पे जाना जाता है। एंड यूटी होने की वजह से इसका जो गवर्नेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। एंड इनका जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। प्लीज राइट डाउन PORT, पोर्ट, BLAIR, PORT, पोर्ट, BLAIR, पोर्ट ब्लेयर is the capital of Andaman and Nicobar Islands. So let us study Andaman and Nicobar Islands into detail. So Andaman and Nicobar Islands, as you can see on the map, the northernmost island are known as Andaman and the southernmost island are known as Nicobar. Andaman and Nicobar are separated by a channel which is known as 10-degree channel. So 10-degree channel इनको आपस में separate करती है। Furthermore, अगर हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें तो रेड कलर में एक एरो आपको नजर आ रहा है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी फॉर अंडमान एंड निकोबार। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है अंडमान और निकोबार का, एंड यही से सारा गवर्नेंस देखा जाता है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। आइलैंड्स की अगर हम बात करें सो इन आइलैंड्स को बेसिकली नाम दिया गया है। सबसे ऊपर वाले आइलैंड को हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान, सेंट्रल आइलैंड को मिडिल अंडमान, लोअर आइलैंड्स को लोअर अंडमान, एंड देन जो सबसे लास्ट में पड़ता है इसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान, राइट। सिमिलरली निकोबार आइलैंड्स में भी छोटे छोटे निकोबार आइलैंड्स हैं। नंबर 1 नॉर्थन साइड वाले आइलैंड को हम कहते हैं कार निकोबार एंड सदर्न साइड वाले आइलैंड को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। सो बेसिकली आइलैंड्स को, छोटे छोटे आइलैंड्स को एक साथ ग्रुप में बांटा गया है, सो इसलिए इनको नाम दिया गया है। सो अंडमान आइलैंड्स में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड देन सबसे लास्ट वाले को हम कहते हैं लिटिल अंडमान। सिमिलरली निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड कार निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें सो इट इज द आर्चिपेलागो ऑफ नियर अबाउट 600 आइलैंड्स। 600 आइलैंड का एक ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फर्दरमोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल, इंडिया की ईस्टर्न साइड पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। नंबर 2, it is popular for exotic marine life, flora and fauna, history and vacations. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंडमान निकोबार जो है वो अपनी एक्सोटिक मराइन लाइफ के लिए जाना जाता है। एक्सोटिक मराइन लाइफ का मतलब होता है
यार एक बात